नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 71st डे है और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स जो है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। इसको 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो ऐड किया गया था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी। और 1976 में यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक तो पार्ट 14A ऐड किया गया जिसमें ट्राइब्यूनल है, 14A, और पार्ट 4A जिसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको हमने कवर कर लिया है। तो ट्राइब्यूनल्स होता क्या है? इसका ओरिजिन जो है ट्राइब्यूनल वर्ड का ये हुआ है ट्राइब्यून्स। और ट्राइब्यून्स क्या होते थे? ट्राइब्यून्स जो है ऑफिशियल्स होते थे। कहाँ? रोम में, एंशिएंट रोम में। जनरली इनका काम क्या होता था? जो भी कॉमन पीपल है तो उनको बचाना होता था। कौन? ट्राइब्यून्स बचाते थे अगेंस्ट द अनफेयर एक्शंस ऑफ रिच या पावरफुल। जैसे हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है कि जो जमींदार थे या फिर जो लैंडलॉर्ड्स थे वो कुछ ना कुछ ऐसी सारी चीज़ें करते थे जिसकी वजह से कॉमन पीपल जो है हैरस होते थे। तो वैसे एंशिएंट रोम में था, उसको जो ऑफिशियल्स बचाते थे कॉमन पीपल को उसको ट्राइब्यून कहते थे। वहां से निकला है ट्राइब्यूनल्स। लेकिन ट्राइब्यूनल हमारे देश में क्या है? इट इज़ लाइक अ स्पेशल कोर्ट जो कि हैंडल करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कोई टैक्सेस के मैटर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के मैटर हो, या फिर आप देखते हो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी जो कि इन्वायरमेंट से मैटर जो होता है रिलेटेड होता है, उन सारी चीज़ों को डील करता है। और इनका काम क्या होता है कि जल्दी से जल्दी मतलब अच्छे से इनएक्सपेंसिव वे में सारी चीज़ों को मैटर को जो है अच्छे से डेलिकेटली हैंडल करते हैं। मेकिंग डिसीजंस अबाउट डिस्प्यूट्स, फिगरिंग आउट हु इज राइट इन डिसएग्रीमेंट और गिविंग अ वर्डिक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो ये सारी चीज़ें काम होता है। क्या हुआ था उस टाइम पे 1976 से पहले बहुत सारा वर्कलोड जो है सुप्रीम कोर्ट पे बढ़ गया था। तो कुछ ऐसे केसेस जो कि ट्राइब्यूनल्स डील कर सकते हैं, तो इस वजह से ट्राइब्यूनल्स का क्रिएशन किया गया था 1976 में। आपको ध्यान क्या रखना है कि ट्राइब्यूनल्स के बारे में ओरिजिनली संविधान में कोई प्रोविजन नहीं था। नो प्रोविजन इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान जब हमारा लागू हुआ 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 में, तब ट्राइब्यूनल्स जैसा कोई प्रोविजन नहीं था। इसको बाद में ऐड किया गया। कब? 42nd, अभी देखा था हमने, इन द ईयर 1976। और इसने ऐड किया था एक नया पार्ट जिसको कहते हैं हम पार्ट 14A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर 14A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस 14A के अंतर्गत दो आर्टिकल्स को ऐड किया गया, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है जिसमें आपका कैट आएगा और सैट आएगा, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जबकि 323B में है, 323A में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और स्टेट ट्राइब्यूनल्स, 323B में जो है ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। अब देखेंगे अदर मैटर्स क्या क्या होते हैं सारी चीजें। तो पहला हमारा है 323A, जिसमें 323A आर्टिकल जो है एम्पावर करता है कि इसको पार्लियामेंट को ये पावर देता है टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्संस अपॉइंटेड टू पब्लिक ऑफिसर्स या पब्लिक सर्विसेज, जिसमें सेंटर के पब्लिक सर्विस होंगे, स्टेट, लोकल बॉडीज, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड अदर पब्लिक ऑथोरिटीज। तो जो भी इस काम के लिए जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा तो उनके रिलेटेड मैटर को जो है, उनके रिक्रूटमेंट, उनके कंडीशन ऑफ सर्विस को देखने के लिए आर्टिकल 323A जो है एम्पावर किया पार्लियामेंट को कि आप कुछ ऐसे चीजें बनाओ, जिसके तहत पार्लियामेंट ने 1985 में, 1985 में एक एक्ट पास करता है जिसका नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985। इसी 323A की मदद से पार्लियामेंट जो है एक्ट लेकर आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985, और ये ऑथराइज करता है ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एस्टैब्लिश वन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो कि सेंटर के लिए काम करेगा, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जितने भी स्टेट्स हैं आप उसके लिए बनाओ, या फिर दो तीन स्टेट्स को कंबाइन करके बनाओ। तो यहाँ पे एक नया जो है एक चैप्टर खुलता है। दिस एक्ट ओपन अ न्यू चैप्टर इन द स्फीयर ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। स्पीडी मतलब कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं या फिर हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, उनका ट्रायल नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से ट्राइब्यूनल्स को लेकर आया कि इस मैटर को तो ट्राइब्यूनल भी हैंडल कर सकती है। तो जो भी एग्रीड पार्टी है उसको थोड़ा स्पीडी जस्टिस मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि इनएक्सपेंसिव मतलब आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, मिनिमल अमाउंट होता है, 50 से 100 रुपये का अमाउंट जो होता है वो लगता है।
जो कैट है हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वाज एस्टैब्लिश इन 1985। किसके तहत? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985, ईयर याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985। इसका जो प्रिंसिपल बेंच है यानी कि मेन ब्रांच जो है वो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, और बाकी आपको अन्य बेंचेस जो है वेरियस स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। तो रेगुलर बेसिस पे फंक्शन करने वाले कितने हैं? 19 रेगुलर बेंचेज है और 17 ऑपरेटिंग एट द प्रिंसिपल सीट्स ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 जयपुर एंड लखनऊ। जैसे प्रिंसिपल सीट्स ऑफ हाई कोर्ट जहां जहां पे हाई कोर्ट है तो 17, इन टोटल 25 हाई कोर्ट है, बट ट्राइब्यूनल्स हमारे 19 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 17 जहां पे हाई कोर्ट है वहां पे है, और जयपुर और लखनऊ ये क्या है? सर्किट बेंच है हाई कोर्ट्स के। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ है, और आपको राजस्थान हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट है उसका एक सर्किट बेंच जो है जयपुर में है, तो यहाँ पर भी है। तो इन टोटल 19 रेगुलर बेंचेज है, जहाँ पे 17 जो ऑपरेट करते हैं प्रिंसिपल सीट जो हाई कोर्ट के हैं, और 2 जो सर्किट सीटिंग्स है हाई कोर्ट के वहाँ पे। और ये जो कैट है डील करता है रिक्रूटमेंट एंड सर्विस मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉलिंग अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। जो इसके जुरिस्डिक्शन में आएगा उनके रिक्रूटमेंट, उनके सर्विस मैटर्स को जो भी पब्लिक सर्वेंट्स है वो डील करता है कौन? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट ये है आपका, इट्स जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विस, सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विस, ध्यान रखिएगा। हाउएवर इट डज नॉट कवर, क्या कवर नहीं करता है कैट का जुरिस्डिक्शन? मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस फोर्सेस कवर करेगा, लेकिन जो मेंबर है डिफेंस फोर्सेस के उनको कवर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, उसको कैट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं डाला गया है। पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरियल स्टाफ है उनको भी कैट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं डाला गया है। तो क्या डाला गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं डाला गया है ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस जिसमें आर्मी, नेवी वगैरह, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको नहीं डाला गया, और पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट स्टाफ जो है उनको भी नहीं डाला गया है कैट के जुरिस्डिक्शन के अंदर। कैट क्या है? कैट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी, मल्टी मेंबर बॉडी जहां पे चेयरमैन होंगे और मेंबर्स भी होंगे। पहले क्या था? चेयरमैन थे, फिर वाइस चेयरमैन होते थे, और फिर मेंबर्स होते थे। पर ये जो वाइस चेयरमैन का प्रोविजन था इसको 2006 में ही रिमूव कर दिया गया। 1985 में कैट का कंपोजिशन होता है, बनाया जाता है, और 2006 में जो वाइस चेयरमैन का प्रोविजन था उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और प्रेजेंटली जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें एक चेयरमैन होते हैं और 69 मेंबर्स होते हैं। तो इन टोटल 70 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक चेयरमैन होते हैं और आपके 69 जो है मेंबर्स होते हैं कैट के कंपोजिशन में। जो मेंबर्स होते हैं यानी कि 69 जो मेंबर्स होते हैं, दे आर ड्रॉन फ्रॉम जुडिशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम्स, दोनों से लिया जाता है। बट दोज बिलो 50 ईयर्स आर इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, मतलब कि मिनिमम एज रखा गया इसमें 50 साल। और मैक्सिमम क्या है? जो टर्म ऑफ ऑफिस है इनका कितने साल का होता है? 4 साल, 4 ईयर्स का। और जो मेंबर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 67, और जो चेयरमैन है उनको 70 ईयर्स पे रिटायर होना होता है। तो जो पहले आ जाए, या तो 4 साल कंप्लीट कर लो आप, 4 ईयर्स, और 70 इन केस ऑफ चेयरमैन और 67 इन केस ऑफ मेंबर्स, ध्यान रखना है। जो मेंबर्स होते हैं कैट के उनको अपॉइंट कौन करता है? तो एक रिकमेंडेशन किया जाता है हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी, जिसको चेयर करते हैं सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को नॉमिनेट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी कौन है आपके? सूर्यकांत जी। तो ये जिस भी पर्सन को नॉमिनेट करेंगे वो जो है सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनकर रिकमेंड करेंगे। उसके बाद आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट्स आर मेड विद द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, मतलब सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है इन लोगों को। सुपर इंपॉर्टेंट है, द कैट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन इन सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। तो किस पे फंक्शन करते हैं? इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक नॉमिनल फी लगता है 50 रुपए का, जो कि अप्लीकेंट जो है, जो भी फाइल कर रहे थे वो पे करेंगे। जो अप्लीकेंट है दे मे अपियर इधर इन पर्सन, मतलब खुद से भी वो अपना केस लड़ सकते हैं, और थ्रू अ लॉयर, मतलब वो खुद जाए या फिर उनके बिहाफ पे कोई उनका लॉयर चला जाए। जब ये कैट का कंपोजिशन हुआ 1985 में, मतलब क्रिएशन हुआ था, तो उस टाइम पे प्रोविजन क्या था कि अपील जो करना है किसी को भी कैट के ऑर्डर से, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ऑर्डर से, तो सिर्फ और सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नॉट इन हाई कोर्ट। शुरुआत में 1985 से 1997 तक,
लेकिन 1997 में एक केस आता है जिसको कहते हैं चंद्र कुमार केस। चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है किस पे, हाई कोर्ट पे, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करती, एक नया डायरेक्शन देती है कि अपील अगेंस्ट कैट ऑर्डर्स आर डायरेक्टेड टू द डिवीजन बेंच ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट बिफोर अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। सपोज दैट किसी को इलाहाबाद जो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, उसके ऑर्डर से वो सहमत नहीं है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को जो है वो अपील कर सकता है। डिवीजन बेंच क्या होता है, सिंगल बेंच से ज्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कैट का अगर रिव्यू करना है, मतलब उसके अपील करना है, तो आप हाई कोर्ट जाओ पहले, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 ये एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी करता है कि टू स्टैब्लिश द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सैट्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो आपके कैट कितने हैं, एक तो प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली में, 19 रेगुलर बेंचेज हैं आपके। सैट्स जो है 9 राज्य, 9 स्टेट्स ने जो है वो सेटअप किया हुआ है अभी बहरहाल। तो आप 9 स्टेट्स का नाम कैसे याद रखोगे, तो सदर्न स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स में आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये 4 स्टेट हो गए नीचे के। यहाँ पे आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको केरला देखने को मिलेगा, यहाँ पे तमिलनाडु और यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 4 स्टेट याद हो गए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसके ऊपर आ जाओ, कर्नाटका के ऊपर ये महाराष्ट्र हो जाएगा और सटा हुआ मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो ये भी हो गया। उड़ीसा, इधर आप जाओगे तो उड़ीसा और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था बिहार, बिहार से उड़ीसा, तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जो है आपको यहाँ पे हो जाएगा। और एक जो है आपको ऊपर हिली स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश। तो 9 स्टेट्स आपको याद रखना है। 4 सदर्न स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। 2 जो है सेंट्रल स्टेट्स हैं जिसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और 2 ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, और एक हिली स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा यूपी में नहीं है, सैट जो है यूपी में नहीं है। जैसे कैट के पास जुरिस्डिक्शन था, वैसे ही सैट के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जो भी है सारी चीज, देयर शैल बी ए सिलेक्शन कमिटी ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, जो कि सिलेक्ट करेगी मेंबर्स ऑफ कंसर्न एसएटी यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जो चेयरमैन है, जो मेंबर है सैट के, उनको अपॉइंट कौन करता है, ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट ही करता है, यानी कि द्रौपदी मुर्मू ही करेंगे। लेकिन कंसल्टेशन करना पड़ता है, कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उनसे कंसल्ट करना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट आया 1985 में, उसमें प्रोविजन था कैट का, सैट का और जैट का। जैट क्या होता है, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि 2 और 2 राज्य मिलकर भी अपना जैट बना सकते हैं। जैट के पास भी सारे जुरिस्डिक्शन होंगे, सारे पावर्स होंगे, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को दिया जा रहा है। जो भी चेयरमैन होंगे प्लस मेंबर्स जो होंगे, उनको अपॉइंट कौन करेगा, तो उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। कंसल्ट किससे करेंगे, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। अगर 2 स्टेट मिलकर जैट बना रहे हैं तो दोनों स्टेट के 1 और 2 या फिर 3 कंबाइन स्टेट हैं, जो उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, उनके गवर्नर से कंसल्ट आपको करना पड़ेगा। ये जितना भी देखा हमने आर्टिकल 323 ए का प्रोविजन देखा। अब जो है आर्टिकल 323 बी का प्रोविजन है, जहां पे ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, यहां पे पार्लियामेंट को भी पावर दिया जा रहा है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर दे रहा है। 323 में हमने देखा सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है टू क्रिएट सैट, जैट और व्हाटएवर। बट 323 बी में पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर दिया गया है to provide for the establishment of tribunals for the adjudication of disputes relating to the following matters. Which matter? जिसमें आपका टैक्सेशन आएगा, फॉरेन एक्सचेंज जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग्स ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, जैसे सीलिंग्स का आप देखते हो केस बहुत सारे चीजें दिल्ली में देखने को मिलता है, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फूड स्टैम्प्स, रेंट एंड टेनेंसी राइट। तो ये सारे कुछ अदर मैटर्स हैं जो कि आर्टिकल 323 बी में कवर किया गया है, और ये पावर दोनों को देता है, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर। दोनों में डिफरेंस क्या है 323A और 323B में? While Article 323A contemplates establishment of tribunals for public service matters only, लेकिन यहाँ पे अदर मैटर्स में जो भी हमने देखा, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल लेबर, लैंड रिफॉर्म, सीलिंग्स वगैरह, ये फूड स्टेप्स, तो ये सब कुछ 323B में कवर किया गया।
जो ट्राइब्यूनल्स है अंडर आर्टिकल 323A कैन ओनली बी एस्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट, ओनली बाय पार्लियामेंट. However, tribunals under Article 323B can be established by both Parliament as well as state legislature. ये ध्यान रखिएगा. जैसे जो सब्जेक्ट लिस्ट होता है 7th शेड्यूल में जो मेंशन है, जो पार्लियामेंट के मैटर है यूनियन लिस्ट में कवर है, तो वो उस पर पार्लियामेंट बनाएगी कानून. जो मैटर स्टेट लिस्ट में है उस पर स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी. तो दोनों को अपना सब्जेक्ट जो है डिवाइड करके दिया हुआ है, आप अपने मैटर पे जो है कानून बनाओ अंडर आर्टिकल 323B. ये सुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा. दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर. Under Article 323A, only one tribunal for the center and one for each state or multiple states can be established. मतलब कि शैट, जैट और कैट ये सब. लेकिन 323B के अकॉर्डिंग हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स जो है उसको क्रिएट करने का जो है, आप सारी चीजें एक बना दो इधर, एक बना दो इधर, तो वो हायरार्की ऑफ ट्राइब्यूनल्स जो है बना सकते हो 323B के मदद से, जो भी ट्राइब्यूनल्स अदर मैटर के लिए बनाया जाएगा. फिर आता है चंद्र कुमार केस में, और क्या बोला गया कि जितने भी ऑर्डर्स हैं, सारी चीज़ें, जितने भी ऑर्डर्स ये पास करेंगे ट्राइब्यूनल्स, वहाँ पे आप अपील कर सकते हो, यानी कि आप रेमेडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू. और देखा हमने जुडिशियल रिव्यू जो है ट्राइब्यूनल्स के जजमेंट के बाद आप अपील कहाँ कर सकते हो, हाई कोर्ट भी कर सकते हो, और हाई कोर्ट जाने के बाद आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. पहले हाई कोर्ट का नियम नहीं था, लेकिन 1997 में हाई कोर्ट को भी ये जुरिस्डिक्शन दे दिया गया कि आप अपील कर सकते हो. अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं. पहला सवाल है आपका, व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? कैट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर ऑल लीगल मैटर्स इन इंडिया. ऑल यहाँ पे स्टेटमेंट जो है, ज्यादातर ऐसे स्टेटमेंट जो है गलत होते हैं, ध्यान रखिएगा. कैट डील्स विथ रिक्रूटमेंट एंड सर्विसेज मैटर ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स विद इन इट्स स्कोप. तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है, बट आगे भी देखते हैं. कैट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर क्रिमिनल केसेस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट्स. ऐसा कुछ नहीं है. कैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स. ऐसा भी कुछ नहीं है. तो बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो बेस्ट स्टेटमेंट है और सही है. द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कि कैट एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस ऑफ पर्सन हु आर appointed to public services and post in connection with the affairs of union except members of the defense services. ध्यान रखिएगा, वहां पे हमने 3 एक्सेप्शन देखे थे. एक तो मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, उन पे कैट का जुरिस्डिक्शन नहीं है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ हैं, ऑफिसर्स हैं, उन पे नहीं है. और पार्लियामेंट के जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ है उन पे भी नहीं है. तो पहला स्टेटमेंट कुछ हद तक सही लगता है, पहले आगे देखते हैं. ऑफिशियल्स एंड द सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इस पे जुरिस्डिक्शन इनका नहीं है. मेंबर्स ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लिस्ट, इन पे भी नहीं है. मेंबर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन पे भी नहीं है. तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिखा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ए. द पार्लियामेंट पास द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट इन द ईयर 1985. और 323A जो है आर्टिकल, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है. इसी के तहत पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1985 में, दैट इज जिसके तहत कैट, सैट और जैट, इन तीनों को बनाने का पावर दिया गया. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कौन कौन सा है? कैट, सैट और जैट. तो ये किस में था? 323A. और 323B में ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर, ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, जिसमें टैक्सेशन है, लैंड रिफॉर्म है, सीलिंग्स ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें. In which of the following cases did the Supreme Court rule that the power of judicial review vested in the High Court in respect of the decisions given by the service tribunals cannot be ousted or excluded even by constitutional amendment? मतलब इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था, और ये संबंधित है कौन से केस से? चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1997, 1997. सी ऑप्शन सही हो जाएगा. द चेयरमैन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज अपॉइंटेड बाय द, इसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं. कंसल्ट किससे करते हैं? कंसल्टेशन गवर्नर से. और 9 ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको सैट देखने को मिलेगा. मैंने बताया था कैसे याद रखना है. 4 तो आपको सदर्न स्टेट्स, जिसमें आपको कर्नाटका कवर होगा, आंध्र प्रदेश AP, तमिलनाडु TN और केरला KL, ये 4 कवर हो गए. उसके बाद आपको सेंट्रल आना है तो MP होगा और महाराष्ट्र होगा. उसके बाद 2 ईस्टर्न है, जिसमें आपको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है, और एक हिली स्टेट है जिसको हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं. तो ये 9 राज्य हैं जहां पे आपको सैट देखने को मिलेगा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल.
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स इंक्लूडेड पार्ट 14A, जिसको ट्राइब्यूनल्स कहते हैं, और ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। इसी एक्ट के तहत पार्ट 4A भी ऐड हुआ था, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। और इसी 42nd को हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर? तो ये किसमें है? 323B में है, अदर मैटर। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग ट्राइब्यूनल्स इन इंडिया? तो क्या मुख्य उद्देश्य है? टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट, टू एक्सपीडिएट डिसीजन, टू प्रोवाइड अ फोरम मैन बाय लॉयर्स एंड एक्सपर्ट। ये सारी चीज ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ये सारे फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? कौन सा नहीं है? बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एविडेंस। क्या ऐसा बाउंड था? नहीं था बाउंड, दे वर नॉट बाउंड, तो यही हो जाएगा, नॉट बाउंड। आगे भी देखते हैं। परफॉर्म्स क्वासी जुडिशियल फंक्शन, जी हाँ करते हैं। फॉलोस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी करते हैं। एक्ट्स ओपनली फेयर एंड इम्पार्शियलिटी, ये भी करते हैं। यहाँ पे पूछा नॉट है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बट यहाँ पे आंसर ही जो है ये हो जाएगा। तो आज के इस टॉपिक को हम यही एंड करते हैं, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिसपे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।